गुड इवनिंग। हम लोग बायो में अब तक पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे और इसका कुछ अंग बाकी है। क्या है देखते हैं हम लोग आज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, क्या क्या पदार्थ है उनको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 4 पदार्थें आवश्यक होती हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें हम लोग को प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला हम लोग का बोला गया पर्णहरित या क्लोरोफिल। आइए हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में ही होता है। बोला गया है, हम लोग जानते भी है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया सिर्फ हरे पौधों में होता है, पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है। पर वास्तव में पौधे का हरा होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो हरे रंग के, जो नीले रंग के, जो भूरे रंग के पौधे होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसा कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। बोल दिया यहाँ पे कि हरे का पौधे का हरा होना कोई आवश्यक नहीं है, उनमें उपस्थित क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी से ही संभव नहीं है। ये भी बोल रहा है कि क्लोरोफिल की मौजूदगी से ही प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तव आवश्यक अंग है, अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, यहाँ पे क्लोरोफिल को आवश्यक अंग माना गया है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल को क्या माना गया है? प्रकाश संश्लेषी इकाई, फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। आइए हम लोग इस पर एक क्रियाकलाप दिया है वो जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं, क्रियाकलाप द्वारा हम लोग आइए पढ़ते हैं। एक क्रोन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ें, मतलब क्रोन और किलियस बोला गया, कोलियस बोला गया। इनकी पत्तियां कैसी होती है? बीच में नीले रंग की होती है और साइड में हरे रंग की होती है। इनकी पत्तियों को तोड़ें जिसके हरे और सफेद चित्तियां को रेखांकित करें। हरे और सफेद चित्तियों को उनको रेखांकित करने की बोला गया है। इस पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर पर कुछ देर उबालें। बोला गया है इनको एक छोटे बीकर में रखने बोला गया, पानी में डालकर, और उसको जो बीकर है उसको एक बड़े बीकर में पानी में डालकर उसको उबालने बोला गया है। अब इसे अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाले। अब इसको क्या बोला गया है कि अल्कोहल वाले बीकर में रखकर उसको उबालने बोला गया। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का होता जा रहा है। जो स्प्रिट है हरे रंग का होता जा रहा है। जो एसिड हम लोग का था, पानी जो सादे रंग का था पहले, वो अब हरे रंग का होता जा रहा है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे क्लोरो अल्कोहल में घुल जाता है। जो पत्ती में हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, वो पानी में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। जब पत्ती से पूरी तरह क्लोरोफिल निकल जाए, जब वो हल्के पीले या सफेद रंग का हो जाए तो उसको ठंडे करने के लिए छोड़ दिया जाए। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो ले। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डाले। बीच में यहाँ पे दिया गया यह 3 चित्र है, उसमें बीच में पेट्री डिश बोला गया, जिसको डिश बोलते हैं, उसमें रखकर उसमें आयोडीन डालने बोला गया है। आयोडीन की कुछ बूंद डाले। आप पाएंगे कि पत्ती की हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो गया। जहां हमारा पत्ती का पहले जब तोड़े थे तो जो हरे रंग की चित्तियादार होती थी वो नीले रंग की हो गई है। नीला
होता है, इसका अर्थ यह है कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव असर नहीं होता है, सफेद पर कोई असर नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? हरे चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, हरे चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए हमें उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती के सफेद चित्तीदार वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। चित्तीदार वाले भाग में पत्तियों के उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ, इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। बोल दिया है कि यहाँ पे बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण संपन्न नहीं हो पाता है। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे इस आवश्यक CO2 को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। CO2 को वातावरण से प्राप्त करते हैं। CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है। CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है, परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद है। और भी बहुत सारे गैस हैं हमारे वायुमंडल में, जिनकी अपनी अलग अलग मात्राएं हैं। वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 0.03% है। वायुमंडल में CO2 कितना है? सामान्य रूप से 0.03% है, अर्थात 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 मौजूद होता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयले, ईंधन के जलने से व जीवाणुओं के द्वारा अपघटन से श्वसन क्रिया आदि से CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। कौन कौन चीजों से मुक्त होता है CO2? लकड़ी, कोयले, ईंधन के जलने से और जीवाणुओं के द्वारा अपघटन से, श्वसन क्रिया से। हम जो श्वसन करते हैं उससे भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम लोग छोड़ते हैं, जिसकी वायुमंडल में मुक्त होता है, जो वायुमंडल में जाता है। इस पे भी एक क्रियाकलाप देखा गया है, क्रियाकलाप 2। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है बोला जा रहा है, लेकिन क्यों वो देख लेते हैं। एक लंबी पत्तियों वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रख दें। 2 दिनों तक अंधेरे में रखने बोल दिया गया, जो गमले में लंबी पत्तियों वाले पौधे होते हैं। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च मतलब क्या होता है? जो पत्तियों में रेशेदार लाइनें होती है वही स्टार्च होते हैं। स्टार्च नहीं बनेंगे। अब एक छोरे मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास KOH का सांद्रण घोल ले लें। अब एक छोरे मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास KOH का सांद्रण घोल ले। एक बोतल में बोला गया है कास्टिक पोटास KOH का सांद्रण का घोल लेने बोला गया। बोतल के कॉर्क को मतलब ढक्कन को बीचों बीच काट दे, मतलब बीचों बीच ढक्कन को काटने बोला गया है। टुकड़ों में बांट दे और 2 टुकड़ों में बांट देने बोला गया। एक टुकड़े को बोतल के अंदर रखने बोला गया और एक टुकड़े को बाहर ही रखने बोला गया है। ठीक है। और टुकड़े के बीच पत्ते को इस प्रकार दबाकर डाले कि पत्ते का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ता का आधा भाग बोतल के बाहर। उपकरण को कुछ घंटे के लिए सूर्य को रोशनी से छोड़ दें, मतलब सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। मतलब इस प्रकार इस प्रक्रिया को आजमा कर वो उसे कुछ घंटों के लिए रोशनी में ही छोड़ दे। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ ले। पत्ती को 4 घंटों के बाद उससे पत्ती को तोड़ ले और स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। स्टार्च की मौजूदगी पहले हमने मतलब दूसरा कुछ बोल दिया था। यहाँ पे स्टार्च का मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है।
स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल के थोड़े देर तक उबाल ले। अल्कोहल में पत्ती को अल्कोहल में उबालने बोल दिया गया है। जब पत्ती हरे रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। जब बोला गया पत्ती रंगहीन हो जाए तब उसको धोकर आयोडीन में डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता। जो बोतल के बाहर था वो पत्ती गाढ़े नीले रंग का हो जाता तथा ये भाग अंदर था तथा जो भाग अंदर था वो हल्के पीले रंग का हो जाता। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च का नीला कर देता है। आयोडीन जो है स्टार्च को क्या करता है, नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि वो बोतल के अंदर था क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। क्योंकि बोतल में पोटास का घोल था, पोटास का घोल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है वो, जिससे पत्ती के भीतर भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है, जिसके कारण पत्ती के भीतर वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग का बोला गया है जल हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक है, आइए देखते हैं। पौधे अपने भोजन की अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। जब जल के ही कारण उसमें वृद्धि होती है, जल के कारण ही उनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल की अनिवार्यता को दर्शाना कठिन है। मतलब पौधे में जल की उपस्थिति को दर्शाना वहां पे कठिन हो जाता है। ठीक है, नियमित रूप से अगर पौधे को जल ना मिले तो वे मर जाते हैं। नियमित रूप से पौधों में जल नहीं मिल पाता है तो वो पौधे नहीं रहते, मर जाते हैं। लेकिन ये अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों की नियमित सिंचाई करते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। बोल दिया गया है कि यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में जल आवश्यक है, उसमें नियमित रूप से जल को उपलब्ध कराना चाहिए। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवणों उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। जल के साथ वो क्या क्या पौधे अवशोषण करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटॉन व अन्य यौगिकों का संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन से प्रोटॉन और अन्य यौगिकों का वो संश्लेषण करते हैं। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम उत्तकों द्वारा पौधों में विभिन्न भागों में पत्तियों में पहुंचाता है। मतलब जड़ उस जल को सोख लेती है और सारे पत्तियों में, सारे पौधों में वितरण कौन करता है, जाइलम उत्तकों द्वारा उसमें वितरण होता है। ठीक है, जलीय पौधे पानी एवं लवणों का अवशोषण अपनी बाहर हिस्से से आसानी से कर लेता है। लवणों का मतलब जलीय पौधे अपने लवणों का अवशोषण बाहर से ही वो कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा भाग बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश। प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। आधे डार्क में प्रकाश संश्लेषण अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब सूर्य की रोशनी ही इसमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। हरित पौधों में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश के मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकती है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज में के अणुओं में इसका
अवशोषण करती है। मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण ही सारे उपस्थित, बोला जा रहा है यहाँ पे, हरित पौधों में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश जो आ रही है, विकिरण ऊर्जा जो लौट गए, उस बीच ट्रैप या विपास, मतलब उसको जो हम लोग सोख लेते हैं, कौन सोखता है? क्लोरोफिल। ठीक है, हरित लवक ही उसको सोख सकता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर, और उसको उस बीच रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज को के अणुओं में इसका समावेश करती है। उस बीच रासायनिक ऊर्जा होकर क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इस बीच हम लोग समझे कि सूर्य के प्रकाश में जो हमारा क्लोरोफिल था, हरित लवक ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज बना देता है। लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह संभव है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में अंधेरे में यह असंभव होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश हरे पत्तियों पर पड़ता है, तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करती है। तब क्लोरोफिल क्या करता है? विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है अपने अंदर, तथा इस ऊर्जा द्वारा हरे पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। मतलब इस बीच हमारे क्या होता है? जल को दो भागों में बांट दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, स्टोमाटा क्या है? बंद छिद्र और खुले छिद्र को पत्तियों में मौजूद होता है, वो स्टोमाटा होता है। उसके द्वारा ही ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में से मिलकर ग्लूकोज बनता है। हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बना देता है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषण को विभक्त करने में, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक है। मतलब प्रकाश को अपघटन करने के लिए प्रकाश की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। हमारे इस प्रथम अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद की प्रतिक्रिया, जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का CO2 के अपचयन, मतलब अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। जो CO2 मिलकर उनमें जो ग्लूकोज बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। पहले हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में क्या काम हुआ? जल को वो विघटित कर दिया गया, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पाए उसको रासायनिक समीकरण द्वारा उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये हमारा द्वितीय चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। यह बिना प्रकाश के कारण भी हो सकता है। यह चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि यह अंधकार में होता है, या इससे प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है। अपितु प्रकाश होने या ना होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले ही बोल दिया है, मैंने पहले ही समझाया कि इस पर प्रकाश का होना या ना होना कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जंतुओं में पोषण। हम लोग अब तक पढ़ रहे थे पौधों में पोषण किस प्रकार होता था, अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण बताते हैं, जो हम हैं जंतु हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकती है। परपोषी कौन कौन सी 3 चीजों में ही बढ़ता है कि मृतजीवी, परजीवी या प्राणी सम हो सकता है। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में विभाजन का अंतर्ग्रहण
भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, बोल दिया यहाँ पे कि प्राणी संपोषी है जो जंतुओं के भोजन का अंतगण बहुत ही अलग अलग तरीकों से होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा को क्या बोला जा रहा है? प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है, प्राणी संपोषी जीव मतलब क्या होता है? जो मनुष्य द्वारा आहार नाल व्यक्त करता है। जैसे हम मनुष्य, उसी को ही प्राणी संपोषी कहते हैं। या मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। क्या क्या बोला गया? मृदु जलीय, एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार, जिसके आकार न हो, प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनाने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। कुटपाद यहाँ पे चित्र में दिया गया है, चित्र में कुटपाद दिया गया है, उसके कारण उसका चित्र बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। हमारे प्राणी संपोषी में क्या होता है कि हमारे पोषण के लिए मुख्य अंग है। ठीक है, लेकिन अमीबा में मुख्य अंग नहीं है, उसकी कोई रचना नहीं होती। यह अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। यह अपने कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत्यु कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। उनके भोजन क्या क्या बोला गया? शैवाल है, छोटे छोटे टुकड़ों में बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में भी पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रतिक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। जैसे मनुष्य में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, अमीबा में कोई मुख्य स्थान नहीं होता है उसके पोषण ग्रहण करने का, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से वह हो सकता है। वो अपने शरीर के किसी भी स्थान से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन अब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब भोजन को बगैर स्पर्श किए, जो अमीबा है, जब भोजन उसके समीप होता है तो भोजन को बिना स्पर्श किए हुए अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है। अमीबा अपने भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। भोजन को वो कुटपाद द्वारा पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादे के सिरे तथा फिर स्पर्श अपने आपस में जुड़ जाते हैं। जो दो कुटपाद निकलते हैं वो भोजन को घेर कर वो अपने सिरे को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है। इसी बीच एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है, जिससे भोजन एक साथ जल भी होता है, जिसके भोजन के साथ साथ जल भी होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पाचन राजधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। पाचन हुआ भोजन भोज्य राजधानी से निकलकर पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कोशिका द्रव्य में वो पहुंच जाता है, वहां से फिर समुच्चय शरीर में वितरित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, फिर उसके बाद वो पूरे शरीर में वो वहां से वितरण होता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर के बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होते हैं। भोजन के अपचे स्थान का निकालने का उसका भी कोई भी स्थान नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जो अपचे भोजन है उस बीच वो निर्माण करता है एक छिद्र का, जिसके अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। वो खुद ब खुद अपचा भोजन बाहर निकल जाता है, जैसा कि दिया गया चित्र 1.7 में दिखाया गया है। ठीक है, एक अन्य प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीजियम अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव किसको बोला गया है? पैरामीजियम को भी बोला गया है। ये भी एक अमीबा की तरह भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। उसके शरीर की त्वचा एक सीलिया नाम की चीज से उसका ढका रहता है। वो उस चीज से ढका रहता है।
पारामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका भोजन एक निश्चित स्थान से होता है, जो क्या कहलाता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। क्या कहलाता है? साइटोस्टोम कहलाता है, कोशिका मुख कहलाता है, जो उस स्थान से वो भोजन ग्रहण करते हैं। सीलिया में लगातार होने वाली गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है, कोशिका मुख की ओर ले जाता है। अपने भोजन को सीलिया क्या करता है? अपने भोजन को वो कोशिका मुख के तरफ वो ले जाता है। अब वो फिर वो अपने भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस बीच पिछले क्लास में जितना हमने पढ़ाया उसको सब पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आएगा सर से पूछिएगा, और सेट में जितने क्वेश्चन मिलते हैं उसको याद कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। ठीक है।